Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important article. This article I have taken from Unit 3 Magnetic Field Due to Current, Class 12, and the article is Magnetic Field Due to a Straight Wire Carrying Current. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार फाइनल एग्ज़ाम में इस आर्टिकल को 3 मार्क्स का आपसे फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. क्या है आर्टिकल? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. तो कैसे किया जाएगा इस आर्टिकल को, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएँ. तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए straight wire carrying current. Straight wire carrying current. This is the article, and today I will discuss this article along with you student. Magnetic field due to a straight wire carrying current. Now what is magnetic field? इस कंसेप्ट को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का एक स्पेस या कोई भी एक कंडक्टर जो एक करंट को कैरी कर रहा है, उसके चारों ओर एक रीजन, एक स्पेस जिसके अंदर आप उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. दैट रीजन और स्पेस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड या हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड. कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एट एनी पॉइंट से P. सो दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर. This is the straight conductor XY. This is the straight conductor XY carrying the current I in direction X to Y. So let us consider the straight conductor XY carrying a current in direction X to Y. मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया. दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर XY which carrying the current I in upward direction from X to Y. We have to calculate the value of magnetic field due to this straight conductor XY at this point say P. हमने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? मान लिया कि A डिस्टेंस पे है. We have to calculate the value of magnetic field induction
ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई at point P, which is at a distance say A from C. This is the straight conductor XY which carrying the current I in upward direction from X to Y. And we have to calculate the magnetic field induction due to this whole conductor XY at this point P, which is at a distance say A from C. ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है XY जिसके अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है फ्रॉम X to Y, और हमें कैलकुलेट करना है इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, जो कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से A डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। मैं मान लेता हूं कि दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स। लेट अस अज्यूम दैट this straight conductor XY is made up of large number of small current carrying element, small current carrying element each of length से dl। मैंने मान लिया कि दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट्स एंड ईच ऑफ लेंथ इज से dl। अब मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट यहां पे ले लेता हूं। Now this is the small length element having the length is say dl. This is the small length element at point O having the length is say dl, और ये लेंथ एलिमेंट इस P पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? This is at a distance say R from O. So let us consider the small element, इसको मैं A भी कह देता हूं। स्मॉल एलिमेंट से दिस पॉइंट इज से O, स्मॉल एलिमेंट of length dl at point O, let R be the distance of point P from this करंट कैरिंग एलिमेंट। ये पॉइंट P इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है? R डिस्टेंस के ऊपर है। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस करंट कैरिंग एलिमेंट IDL एंड दिस R। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन the current carrying element IDL and position vector R। मैंने मान लिया कि थीटा जो है वो एंगल है किस किस के बीच में? इस करंट कैरिंग एलिमेंट में और ये। लेट
this length will become equal to L. तो PC that will become equal to A. Second, PO that will become equal to R. And the third point, CO that will become equal to N. मैंने मान लिया. This angle is 90 degree and this angle is say phi. तो angle COP that will is equal to theta. In the similar manner, angle OPC that will become equal to phi. And this angle is say phi 1 and this angle is say phi 2. मैंने मान लिया. This angle is say phi 1 and this angle is say phi 2. This angle. Now this angle is say phi 1 and this angle is say phi 2. अब इस पूरे की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है इस P पॉइंट के ऊपर, तो पॉसिबल नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, पहले एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट कर लेता हूं एट पॉइंट P के ऊपर. तो मैं मान लेता हूं कि लेट dB बी दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P due to the small current carrying element. मैंने मान लिया कि dB जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो इस पॉइंट P के ऊपर है इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से. कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, बाय यूजिंग बायोट-सवर्ट लॉ. तो उसने कहा था हमें बाय यूजिंग बायोट-सवर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायोट-सवर्ट लॉ. इसने क्या कहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट दैट विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta by r square. This is equation number 1. This is the magnetic field induction at point P due to the small current carrying element. इस P पॉइंट पे इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लग रही है वो मान ली dB है, और बायोट-सवर्ट लॉ से उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वेयर. ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था. बायोट-सवर्ट लॉ जिसने हमें बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है एट एनी पॉइंट से P ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज म्यू नॉट अवर 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वेयर. दिस इज द magnetic field induction at any point P due to the small current carrying element. तो अब क्या करेंगे, DL की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. तो फ्रॉम ट्रायंगल OCP, अब आप OCP ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा प्लस फाई प्लस 90 दैट विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री. तो थीटा प्लस फाई दैट इज 90 डिग्री. तो थीटा इज 90 डिग्री माइनस फाई. तो साइन थीटा इज साइन ऑफ
90 minus phi. Now what is 90 minus phi? Sin of 90 minus phi, that is cos phi. तो sin थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो आई cos phi. अब मुझे फाइंड आउट करना है dl को और r को. कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन ट्रायंगल दोबारा से OCP निकाले cos phi. नाउ व्हाट इज cos phi? अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल एक उसमें है. दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. cos phi, that is base upon hypotenuse. Now what is base? That is PC. Now what is hypotenuse? 90 का opposite, that is OP. Now what is PC? That will become equal to A. And what is OP? That will become equal to R. तो R की वैल्यू कितनी आई? A upon cos phi, मतलब A secant phi. This is because cos phi is equal to 1 by secant phi. तो R की वैल्यू कितनी आ रही है? A secant phi. इसी तरह अब मुझे क्या करना है? DL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो DL की वैल्यू को आप देखें मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा. DL की वैल्यू को तो फिर दोबारा से इन ट्रायंगल OCP टेंजेंट फाई लें आप. नाउ व्हाट इज टेंजेंट फाई? दैट इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज L. नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज A. तो L इज इक्वल टू A tan phi. तो L की वैल्यू क्या आ गई? A tan phi. बट हमें तो किसको फाइंड आउट करना है? DL को. तो डिफरेंशिएशन करेंगे. Now what is DL? That is A secant square phi into D phi. अब हमें DL भी मिल गया, R भी मिल गया और sin थीटा भी मिल गया. Put the value of DL, put the value of DL, sin theta and R in equation number 1. We get इक्वेशन नंबर 1 आपकी कौन सी थी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर. तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो dB दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई. नाउ व्हाट इज DL? DL देखिए ध्यान से, A secant square phi into D phi into sin theta. Now what is sin theta? That is cos phi. ये हमने अभी निकाल लिया था. Divided by R square. Now what is R? देखिए ध्यान से, that is A secant phi means A secant phi इसका whole square. तो dB comes out to be mu naught by 4 pi I A secant square phi cos phi into D phi divided by A square secant square phi. तो आप देखिए secant square phi से secant square phi कट गया आपका, A से आपका A कट गया, तो जो dB आया आपके पास वो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A cos phi इंटू डी फाई. तो ये आई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P due to this small current carrying element. बट हमें तो क्या करना है? पूरे कंडक्टर की वजह से निकालनी है. To calculate the value of magnetic field induction due to the whole conductor XY can be obtained by taking integration on both sides of equation number 2. To calculate the, देखें, this is the magnetic field induction at this point P due to this small current carrying element. but मुझे तो पूरे की वजह से निकालनी है, तो taking integration on both sides to calculate the value of magnetic field induction
at point P due to the whole conductor XY we can take integration on both sides. Integration on both sides with proper limit. हमें क्या करना है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. बट हमें तो पूरे की वजह से निकालना है, तो क्या करेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ एप्रोप्रिएट लिमिट. सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ले दोबारा से इंटीग्रेशन, दैट इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई A cos फाई इंटू डी फाई. सो जब लेंगे तो दिस इज B. नाउ व्हाट इज लिमिट्स? अगर आप देखिए दिस कनेक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. नीचे कितना भी जा सकता है, ऊपर कितना भी जा सकता है. यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ. तो नीचे जब जाएगा तो दैट इज एंगल लेंगे -φ1. ऊपर जा रहा है तो लेंथ को हम φ2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज +φ2. तो B कितना आ गया आपके पास? म्यू नॉट I बाय 4 पाई A इंटीग्रेशन -φ1 टू +φ2 cos फाई इंटू डी फाई. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई? दैट इज sin फाई. इंटीग्रेशन -φ1 टू +φ2. This is because integration of cos phi into d phi is equal to sin phi. तो अब appropriate limit लगाएंगे and the result will comes out to be B comes out to be mu naught by 4 pi I by A. एक बार अपर लिमिट लगाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1. तो B कितना आ गया? म्यू नॉट I बाय 4 पाई A साइन ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1. दिस इज बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. So this is the magnetic field induction at this point P due to this whole conductor of infinite length. Cases बनाएंगे. Case number 1. Case number 1. When the conductor XY is of infinite length and the point P lies near the center of the conductor. पहला केस, first case, when the conductor XY is of infinite length and the point P lies near the center of the conductor. अगर हम ये मान के चलें कि जो कंडक्टर XY है वो इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P लाइज करता है नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर, देन दिस इज द फाइनल रिजल्ट. φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो B कितना आएगा आपके पास? म्यू नॉट I बाय 4 पाई A. नाउ व्हाट इज φ2? दैट इज 90 डिग्री. साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री. तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई A 1 प्लस 1 मीन्स म्यू नॉट I बाय 2 पाई A. So this is the magnetic field induction at this point P. If the conductor is of infinite length and the point P lies
नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर, अगर ये पॉइंट P आपका सेंटर के पास आ जाए तो आप देखें जो φ2 है वो 90 को अप्रोच कर रहा है और φ1 भी 90 को अप्रोच कर रहा है। तो साइन 90 इज 1, 1 + 1 2, 2 से 4 कटेगा तो म्यू नॉट I बाई 2πa। सेकेंड केस, when the conductor xy is of infinite length and the point P lies near the end y. Case number second, when the conductor xy is of infinite length and the point P lies near the and y। अगर हम ये मान के चलें कि कंडक्टर XY जो है इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और पॉइंट P लाइज करता है कहाँ पे, नियर द एंड y, तो जहां लाइज करेगा उसका एंगल 0 और φ1 इज 90 डिग्री। तो B कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट I बाई 4πa साइन ऑफ φ2 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ φ1 90 डिग्री। तो B आएगा आपके पास म्यू नॉट I बाई 4πa। इसी तरह नेक्स्ट केस, when the conductor xy is of infinite length and the point P lies near the end x। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जिसको हम पहले पॉइंट P को y की तरफ लेके गए थे अब हम x की तरफ लाएंगे। केस नंबर 3, when the conductor xy is of infinite length and the point P lies near the and x। अगर हमारा कंडक्टर XY इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए और पॉइंट P कहाँ लाइज करे, नियर द एंड x, देन क्या होगा, जैसे φ2 0 हुआ था ऐसे ही φ1 0 हो जाएगा और φ2 90 डिग्री। दोबारा सुने, अगर कंडक्टर XY आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट P आपका लाइज करे नियर द एंड x, तो उस केस में φ1 इज 0 डिग्री एंड φ2 इज 90 डिग्री। तो B कितना होगा आपके पास, म्यू नॉट I बाई 4πa साइन ऑफ φ2 दैट इज 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ φ1 दैट इज 0 डिग्री। साइन 0 इज 0 and sin 90 is 1, so it comes out to be again C। Last case, important case, when the conductor XY is of infinite length and the point P lies at the center of the point P lies exactly at the right bisector of this conductor। Case number 4, important case, when the conductor XY is of infinite length and the point P lies at the when the conductor, लास्ट केस, 3 केस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट केस में हम देखेंगे इफ द कंडक्टर XY इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट P इज एट द राइट बाइसेक्टर, लाइज एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि जो कंडक्टर XY है वो आपका अगर इनफाइनाइट लेंथ का है
और अगर पॉइंट P आपका लाइज कर रहा है एग्जैक्टली एट द राइट बाइसेक्टर, तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा, दिस इज द कंडक्टर XY, पॉइंट P लाइज करेगा, पहले आप देखें दिस इज नॉट लाइज एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ XY, ये कम है और ये ज़्यादा है, अब बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ लाइज करेगा, इज ऑफ फाइनाइट लेंथ से L, पॉइंट P यहाँ लाइज करेगा, इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी है आपकी L, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 और इसी तरह ये लेंथ भी L/2, सो दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट विच इज एट ए डिस्टेंस से R, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल फाई एंड दिस इज 90 डिग्री। अब हमने क्या किया है, जो कंडक्टर XY है उसको हमने एक फाइनाइट लेंथ का लिया है, हैविंग द लेंथ इज से L, फाइनाइट लेंथ का, व्हेन द कंडक्टर XY इज ऑफ फाइनाइट लेंथ से L and the point P lies at the right bisector of the conductor XY, तो उस केस में आप देखें ये L/2, तो अब आप देखें उस केस में ये वाले जो एंगल थे हमारे और ये वाला जो एंगल था, ये एंगल कितना था हमारा φ1, ये एंगल कितना था φ2, तो उस केस में आपके जो φ1 है वो φ2 इज इक्वल टू φ, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो साइन फाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या आएगी आपके पास, μ0/4 पाई I/A, साइन ऑफ φ1 दैट इज φ प्लस साइन ऑफ φ2 दैट इज φ, तो B कम्स आउट टू बी μ0 I/4 पाई A दैट इज 2 साइन फाई। अब हमें साइन फाई की वैल्यू को निकालना है, तो दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट B, तो इन ट्रायंगल OCP निकाले साइन फाई, व्हाट इज साइन फाई, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज L/2 and what is hypotenuse, that is R, and which will become equal to root of L/2 इसका whole square plus A square, this is the value of sin phi। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ रही है that will become equal to μ0 I/4 पाई A 2, साइन फाई की वैल्यू रखेंगे L/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L²/4, L/2 का होल स्क्वायर प्लस A², इट मीन्स B कम्स आउट टू बी μ0 I/4 पाई A 2 L/2 रूट ऑफ L² प्लस A² इंटू 2 से 2 कटेगा, तो B comes out to be μ0 I/2 पाई A L by root of L² plus A². So this is the last case, the value of magnetic field induction due to the finite conductor XY and the point P lies exactly at the right bisector of XY. Last important conclusion, direction of magnetic field. Now what is the direction of magnetic field? आप सभी को पता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी करंट चलेगा तो उसकी वजह से जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो सर्कुलर शेप्स की होंगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज स्ट्रेट कंडक्टर XY is passing through this cardboard and the current is going from up to down means X to Y। तो ये आप सभी को पता है कि जो सर्कुलर फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो जनरेट होंगी, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज गिवन बाय
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें बताएगा इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन टू अप, एक्स टू वाई, तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसी आ रही हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी आपकी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप। मतलब नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आप देखिए थंब जो है वो फोर्स को बता रहा है और जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो ये फिंगर्स बता रही है। तो अगर थंब नीचे से ऊपर जाएगा, करंट नीचे से ऊपर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह सिमिलर मैनर्स इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, अगर करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो फील्ड ऑफ लाइंस ये तो क्लियर है कि सर्कुलर होंगी, लेकिन उसकी जो सेंस है वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इफ द थंब इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, तो फील्ड ऑफ लाइंस जो है कैसे जा रही हैं, दैट इज क्लॉकवाइज। तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी आपकी, दैट इज क्लॉकवाइज बी। इसमें भी, इसमें क्या बी जो होगी वो कैसी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, इसमें जो बी होगी दैट इज क्लॉकवाइज। दोबारा देखें, इसकी डायरेक्शंस को हम कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, देखिए एक्स टू वाई, तो ये फील्ड ऑफ लाइंस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, थंब नीचे आ रहा है, तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसी हैं, क्लॉकवाइज। तो इस केस में करंट आप देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दिस इज द करंट, तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसी हैं, देखें दैट इज क्लॉकवाइज, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और जल्दी ही इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, अगर मेरी वीडियोस आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हो, then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, so that they can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified ways. धन्यवाद।